फर्ज कीजिए कि आप पोलियो के मरीज हों और बिना व्हील चेयर के एक गिलास पानी भी ना ला सके। ऐसे में आपको जेल के अंडर सेल में कुछ सालों के लिए रहना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? जेल में यही हालत जीएन साईं बाबा की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा का 12 अक्टूबर की देर रात निधन हो गया। 57 वर्षीय साईं बाबा की मृत्यु गॉल ब्लैडर की पत्थरी की सर्जरी के बाद हुई जटिलताओं के कारण बताई जा रही है, लेकिन इस कारण पर संदेह पैदा करते हुए कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कई मानवाधिकार कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि जेल में हुई ज्यादती और उनके स्वास्थ्य को लेकर हुई अनदेखी ही उनकी मौत का कारण बनी है। उनकी मौत की तुलना 84 वर्षीय स्टेन स्वामी से भी की गई। उन्हें भी माओवादियों से कथित संबंध रखने के आरोप में 2020 में गिरफ्तार किया गया था। 2021 में मुंबई में इसी मामले में मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए न्यायिक हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय की हिंदी के प्रोफेसर पूर्वानंद ने जीएन साईं बाबा के निधन के बाद फ्रंटलाइन मैगजीन के लिए एक लेख लिखा और कहा कि हमें लगता है कि साईं बाबा की मौत अन्याय है। सरकार और न्यायपालिका के हाथों अन्याय झेलने के बाद साईं बाबा को संयोग से आज़ादी मिली और उनका आज़ाद जीवन सिर्फ 7 महीने ही चल सका। उनकी मौत से जो सदमा लगा है वो इस दोहरे अन्याय की भावना के कारण है। पहले तो उन्हें झूठे मुकदमे में 8 साल से ज़्यादा समय तक जेल में रखा गया और फिर उन्हें अपनी कड़ी मेहनत से हासिल की गई आज़ादी भोगने का वक्त भी नहीं मिल सका। वहीं इंडिया टुडे के मुताबिक द पॉलिस प्रोजेक्ट के लिए भव्या डोरे और सुखदा तटके की रिपोर्ट बताती है कि उनकी सेल में जहां पानी का घड़ा था वहां तक उनकी व्हील चेयर नहीं जा सकती थी। ऐसे में 45 डिग्री की भीषण गर्मी में उन्हें घंटों इंतजार के बाद पानी नसीब होता था। लगातार 3 हफ्तों के जेल प्रशासन से निवेदन करने के बाद उन्हें एक प्लास्टिक की बोतल देने के लिए प्रशासन तैयार हुआ, वो भी काफ़ी मशक्क़त के बाद। जो लोग साईं बाबा को नहीं जानते उनको बता दें कि साईं बाबा मानवाधिकारों के लिए आवाज़ उठाते थे, जिसकी वजह से साईं बाबा को 9 मई 2014 को गिरफ्तार किया गया। उन्हें और कई अन्य लोगों को महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस ने इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया था कि वे प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उसके सहयोगी समूह रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदस्य हैं। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वाल्मीकि एस.ए. मेनेजेस की बेंच ने उन पर लगाए गए आजीवन कारावास की सजा को खारिज कर दिया और मामले में 5 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया। अदालत का आधिकारिक बयान है कि वो सभी आरोपियों को बरी कर रही है क्योंकि पुलिस के पास संदेह के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इनका गुनाह साबित हो सके। जेल से बाहर आने पर साईं बाबा ने कहा था कि जमानत अवधि को छोड़कर मैंने ये पिछला दशक अंडर सेल में बिताया। अंडर सेल और पोलियो होने के बावजूद ऐसी स्थिति में जेल में रखे जाने की बात जानकर लग सकता है कि वे कोई बड़े अपराधी या दुर्दांत गैंगस्टर जरूर होंगे जिसकी सजा उन्हें जेल में भुगतनी पड़ रही होगी। एक मानवाधिकार के लिए आवाज उठाने वाले को पहले तो झूठे आरोप में 8 साल से ज्यादा समय तक जेल में रखा गया, जिसे कोर्ट ने खुद कहा है, और फिर उन्हें अपनी कड़ी मेहनत से हासिल की गई आज़ादी भी भोगने का वक्त नहीं मिल सका। इसी तरह सितंबर 2022 में जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक आनंद तेलतुंबड़े ने अर्जी लगाई कि तलोजा सेंट्रल जेल में मच्छरों की वजह से हालत बुरी है। तेलतुंबड़े भीमा कोरेगांव केस में जेल में बंद हैं। उसी जेल में बंद गौतम नवलखा, वरनौल गॉन्साल्वेस समेत दूसरे कैदियों ने भी मच्छरों की शिकायत जेल प्रशासन से की और मच्छरदानी की मांग की, जिसे जेल प्रशासन ने नामंजूर कर दिया। स्टेन स्वामी को पार्किंसन की बीमारी थी और वे हाथ से पानी का गिलास उठाकर पीने में भी सक्षम नहीं थे क्योंकि बीमारी की वजह से उनका हाथ बहुत बुरी तरह से कांपता था। 83 की उम्र में उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर जेल प्रशासन उन्हें एक सीपर दिया। पहले जेल प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि उनके पास सीपर नहीं है, फिर 1 महीने बाद जाकर किसी तरह सीपर मिल सका। मच्छरदानी तो मात्र एक उदाहरण है और ना जाने इन्हें और कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी राजनीतिक कैदी हैं और लगभग सभी पर सरकार ने यूएपीए लगा रखा है। ज़्यादातर लेखक, प्रोफेसर और अकादमिक जगत से जुड़े लोग हैं। इन पर कोई केस साबित नहीं हो पाता और 8 से 10 साल की कैद के बाद न्यायालय से बरी हो जाते हैं। न्यायिक जगत में एक प्रसिद्ध कथन है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
अर्थात देर से मिला न्याय भी अन्याय के समान है। एक ऐसा ही एक और मजेदार कथन है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, यानी जमानत नियम है और कैद अपवाद। फिर क्यों यूएपीए के तहत जेल में बंद उमर खालिद को अपनी चिट्ठी में लिखना पड़ता है कि एक कानून के रूप में यूएपीए सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का मजाक उड़ाता है और जमानत नियम है और जेल अपवाद। यूएपीए इस सिद्धांत को उलट देता है जिसमें आरोपी व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करने की जरूरत होती है और इस तरह जमानत देने के लिए भी दोषी की धारणा पर आगे बढ़ना होता है, वो भी बिना किसी ट्रायल के। खालिद 14 सितंबर 2020 से जेल में है। उन पर 2020 में हुए दिल्ली दंगों में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में कथित भूमिका के लिए यूएपीए भारतीय दंड संहिता की धाराओं सहित राज्यद्रोह और शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। यूएपीए मामला खालिद के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 2 मामलों में से एक है। अप्रैल 2021 में एक सत्र अदालत ने उसे दिल्ली दंगों में कथित तोड़फोड़ और आगजनी के एक अलग मामले में जमानत दे दी थी। इसके बाद दंगों के पीछे की साजिश से संबंधित मामलों में उसकी कथित संलिप्तता के कारण वे जेल में है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस मामले में 4 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई है। उमर खालिद, शर्जील इमाम, हैनी बाबू, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबड़े और ना जाने कितने लोग ऐसे मामलों में बंद हैं जिसकी सुनवाई सालों से लंबित है और इनकी जमानत याचिका पर फैसला तो छोड़िए, सुनवाई ही टलती चली जा रही है। होना तो ये था कि सुनवाई होती तो दोषियों को सजा सुनाई जाती और बेगुनाही बरी हो जाते, मगर सुनवाई का ना होना और जेल अवधि का अनिश्चित कालीन तक बढ़ते चले जाना ही सजा में तब्दील हो जाती है। भारतीय जेलों की हालत की बात करें तो श्री ब्रिजलाल की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की स्टैंडिंग कमेटी ने 21 सितंबर 2023 को जेल स्थितियां, बुनियादी ढांचा और सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके मुताबिक भारतीय जेलों में 70% से भी अधिक कैदी विचाराधीन यानी अंडर ट्रायल है। जेल प्रशासन अंडर ट्रायल कैदियों को जेल में रखने पर उनकी रिहाई के लिए आवश्यक जमानत राशि से अधिक धन खर्चा करता है। एनसीआरबी के अनुसार 2022 में भारतीय जेलों में दर्ज 1773 प्राकृतिक मौतों में से 1670 मौतें बीमारी के कारण और 103 मौतें उम्र बढ़ने के कारण हुई है। एनसीआरबी की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अंडर ट्रायल कैदी केवल इसलिए जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास अपनी कठोर सजा को चुनौती देने के लिए संसाधन नहीं है। एनसीआरबी के कुछ रिपोर्टों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत की जेलों में ज्यादातर युवा पुरुष और महिलाएं ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं, अर्धशिक्षित हैं और समाज के सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं। विचाराधीन कैदियों में से 65% से ज्यादा एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों से आते हैं। इनमें से ज्यादातर इतने गरीब होते हैं कि वे जमानत शुल्क भी नहीं चुका पा सकते। 1978 में भारत के कुल कैदियों की आबादी में से 54% अंडर ट्रायल कैदी थे। 2017 में यह आंकड़ा बढ़कर 68% हो गया। अंडर ट्रायल कैदियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आया। उनमें से अधिकांश युवा कम पढ़े लिखे और गरीब हैं। ये लगातार बनी रहने वाली शर्मनाक स्थिति एनसीआरबी की नई रिपोर्ट में दिखती है, जो दर्शाती है कि 2017 के अंत तक कम से कम 3.8 लाख लोग भारतीय जेलों में बंद हैं, भले ही उन्हें किसी भी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है। यह आंकड़ा भारत में दोषियों की संख्या से कहीं अधिक था। सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पहले टिप्पणी की थी कि अंडर ट्रायल कैदियों को लंबे समय तक जेल में रखना न्याय व्यवस्था के लिए शर्मनाक बात है। 40 साल बाद भी इस कथन पर अमल होता तो नहीं दिखता और निकट भविष्य में भी इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, हमें जरूर बताइएगा।